मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की इस खास पेशकश में, जहां आप देख रहे हैं महासंग्राम का महा कवरेज। लगातार तस्वीरें आ रही हैं मतदाताओं की, मतदान केंद्रों की, जहां भारी उत्साह देखा जा रहा है। हाँ, कहीं ये बात अलग है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, लेकिन फिर भी गर्म मौसम में जितनी गर्म सियासत, उससे ज़्यादा पारा हाई, और बावजूद इसके आप सभी निकले और मतदान करने मतदान केंद्र तक पहुँचे। अभी मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं रविंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप अजय सोनी को जानते हैं, मेरे सहयोगी हैं, जो लगातार आज छत्तीसगढ़ की खबरों पर नज़र रखे हुए हैं, चुनावी रणनीतियों पर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही मेरे साथ हैं संजय बहादुर सिंह, कांग्रेस पार्टी से हैं, इसके अलावा करणी सेना से भी हैं। इस चर्चा में हम आज के इस चुनावी परिदृश्य पर जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में वोटिंग की क्या स्थिति रही। अब तक लगभग सभी जगह के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं और स्पष्ट हो चुकी है स्थिति की 2-4-5% ऊपर या नीचे हो सकता है, ऊपर ही होंगे। बाकी की सभी जगह पर अगर देखा जाए तो जहां वोटिंग समाप्त होनी थी 3 बजे समाप्त हो गई है, जहां अंतिम चरण में चल रही है, जो बूथ में मतदाता हैं बस उन्हें वोट कराया जाएगा। ऐसे में किस तरीके का सारा परिदृश्य अजय सोनी ने देखा आज के इस वोटिंग में? सबसे पहले अजय जी, आप। मयंक सर, सुबह से हम लगातार नजर रखे हुए हैं छत्तीसगढ़ के तीनों लोकसभा सीटों पर, विशेष रूप से राजनांदगांव लोकसभा की सीट पर मतदान हो रहा है। मतदाता घर से निकल रहे हैं। बावजूद इसके, जो बात हमने सुबह की थी कि यह लोकसभा चुनाव काफी निरस्ता लिए हुए है, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत कमी देखी गई। उसकी एक वजह हमने सुबह बताई थी आपके और मेरे चर्चा के दौरान कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ा दिया है। स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके, तो वो एक जो सक्रिय नहीं रहा है जी, वो निरस्ता है। भाजपा की यदि बात करें तो संतोष पांडे जी और उनकी टीम लगभग मोदी भरोसे है। उन्हें मोदी मैजिक का पूरा भरोसा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के, मैंने सुबह भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से और कांग्रेस के चश्मे से विकास को देखेंगे तो दो। मैंने आपको इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही बैठाया है। मैं चर्चा खोलूं इससे पहले सबसे पहले रविंद्र सिंह जी जो है मेरे साथ में, उनसे एक सवाल करूंगा जी। ये जो पूरा चुनाव जो हमने देखा है, आपने भी शायद फील्ड पे गए होंगे तो देखा होगा, नीरसता की जो बात है वो हमें तो कम से कम नजर आ रही है। वो उत्साह कम से कम नहीं देखा गया। दूसरी चीज ये है कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस का आरोप है कि 5 साल जो है सांसद रहने के बाद भी जो है संतोष पांडे जी दिखाई नहीं दिए, लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उनको जानते नहीं हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है एक ही मुद्दा था, भूपेश बघेल और तथाकथित उनके जो भ्रष्टाचार के जो उन पर आरोप लगे हैं या FIR, ये सारी चीजें जो है। रविंद्र सिंह जी, स्थानीय मुद्दों पे मैं पहले राजनांदगांव की बात करूंगा। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया। नहीं, बिल्कुल
स्थानीय मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा गया। मोदी मैजिक पर तो था ही, और पूरे देश में था मोदी जी का मैजिक, क्योंकि वो देश के शीर्षस्थ नेतृत्व है हमारे, और वो जो कर रहे थे दिल्ली से निश्चित रूप से नीचे तक जाता था। और रही बात आप बोल रहे हैं स्थानीय मुद्दों पे, मैं बताता हूँ भूपेश बघेल क्यों चुनाव नहीं जीतेंगे और क्यों राजनांदगांव की जनता उनसे प्रतिकार लेने के लिए बैठी हुई है। ये गंगा जल की कसम खा के करते थे ना, तो अघोषित रूप से राजनांदगांव की जनता ने गंगा जल को हाथ में लिया हो न लिया हो, लेकिन मन में प्रण कर लिया था कि भूपेश बघेल को अवसर आने पर उसका बदला चुकाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव की संस्थाओं को जिस तरह से बाहर भेजा। आप पाठ्य पुस्तक निगम की संस्था को देख लीजिए, उसको दुर्ग लेकर चले गए। गवर्नमेंट प्रेस को पूरी तरह से रायपुर ले जाने की तैयारी थी। एडीबी मतलब सेतु विकास निगम के कार्यालय को दुर्ग ले गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो मुख्यालय था उसको दुर्ग ले गए। यहाँ तक कि भाई इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय था, उसके मुख्यालय को रायपुर ले जाने के लिए तैयारी कर गए थे। और तो और मैं बता रहा हूँ, जो 95% हमने दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण किया था, 5 साल इनकी सरकार रही, 5% बचा रहा होगा, उसको भी पूरा नहीं कराया। और 5 सालों में भूपेश बघेल लटपट में 5 बार राजनांदगांव आए थे, तो राजनांदगांव की जनता के साथ उन्होंने ऐसा सौतेला व्यवहार किया कि डॉक्टर रमन सिंह को जिता के हमने बहुत बड़ी भूल की जी। भूपेश बघेल चाहते थे कि राजनांदगांव की जनता ने इसको क्यों जिता दिया, उसका पूरा बदला उन्होंने लिया 5 साल जी। और मैं कह रहा हूं कि ये राजनांदगांव एक ऐसी लोकसभा सीट है, और राजनांदगांव विधानसभा विशेष करके यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितना भूपेश बघेल को हराना है। मैं एकदम चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं ना, कहीं कोई कांग्रेस ना चुनौती थी, ना भूपेश बघेल को कोई चुनौती। आप जब 4 तारीख को परिणाम देखेंगे, भूपेश बघेल जी कम से कम 2 लाख वोटों से पराजित रहेंगे। प्रकृति ने और छत्तीसगढ़ की और देश की जनता ने नीति तय कर दी है कि 400 सीट हमारा सेंट्रल में आएगा और 40 सीट पे कांग्रेस सिमट के रहेगी पूरे देश में, तो भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजनांदगांव बहुत अच्छे से जीतेंगे हम। संजय जी, जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं और पार्टी के भीतर भी आपके जो प्रत्याशी रहे हैं भूपेश बघेल जी, पूर्व सीएम हैं, उन पर भी कार्यकर्ता खुद जो है मुखर होकर विरोध करना, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का लगातार हमलावर होकर के जो है भूपेश जी को घेरना, फिर भी आप इस चुनाव को भूपेश बघेल के पक्ष में अगर देखते हैं तो किन कारणों से देखते हैं? देख, भूपेश बघेल के पक्ष में रहने का कारण ये है, पहले तो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस देश में एक पैमाना सिद्ध किया कि किसानों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। जो बीजेपी हमेशा मुर्गा मटन मछली में उलझे रहती है, उन्होंने एक नई सोच एक पैदा की कि जो हमको भोजन देता है, हम उसको क्या, सरकार उसको क्या दे सकती है। आप बहुत सीमित क्षेत्र में देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव है कि आप एक पाठ्य पुस्तक ले गए, ये ले गए, वो ले गए, अरे तो दिया भी तो किसानों को भरपूर दिया, महिलाओं को भरपूर दिया, तो ये सब वोट में कन्वर्ट होंगे इस बार। और पिछला जो निष्क्रियता का जो उनके ऊपर सांसद जी के ऊपर आरोप है, वो आरोप सिद्ध होगा इस बार, 100% सिद्ध होगा। तो ये बोलना कि भाई रविंद्र सिंह का पता नहीं कहाँ से, वो तो 400 पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, जनता से कोई मतलब नहीं, जनता वोट दे चाहे मत दे, ये बता रहे हैं 400 वोट, 400 सीट हमको मिलेगी, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और आज बीजेपी कार्यकर्ता, आपने इनसे पूछा कि बीजेपी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों हतोत्साहित है, दिख नहीं रहे, नीरस चुनाव है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साह से लगे, इनके कार्यकर्ता जान गए कि 400 सीट मिलनी है, हमारे काम करने नहीं करने से कोई मतलब नहीं है। इसके कारण आपको ये निरस्ता दिख रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से बूथों पे डटा हुआ है। आरोप लगातार जो है आपकी पार्टी भी लगाती रही है और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पे लगाते रहे हैं, लेकिन अभी जो है जैसे आपने किसानों की बात की, किसानों का मुद्दा तो विधानसभा चुनावों में भी भूपेश बघेल लगातार लेके चल रहे थे और किसान ही मेन टारगेट पे थे। बावजूद इसके सरकार चली गई, महिलाओं को भी साथ नहीं पाए। इस बार ऐसा क्या बदलाव कि महिला और कांग्रेस, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर जो विधानसभा में रहे हैं यही 2 रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले बार के विधानसभा चुनाव में रणनीति में मेरे को लगता है कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ गई। जो 1000 का इन्होंने लुभावना जो मंत्र दिया महिलाओं को, वो शायद काम कर गया, पर ये बड़े परिदृश्य का चुनाव है। इसमें लोग आपका पुलवामा भी याद करेंगे इस चुनाव में क्या कहते हैं, मणिपुर भी याद करेंगे,
और जहां तक मैं करनी सेना होने के कारण मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि राजपूत भी जो हमेशा इनके साथ था, इस बार इनके साथ नहीं है। राम मंदिर को भी तो याद करेंगे ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट। राम मंदिर को जनता समझ गई। राम मंदिर के उद्घाटन में एक भी पब्लिक का ऐसा कोई चेहरा नहीं इन्होंने बुलाया। अडानी अंबानी से राम मंदिर का 11,000 रुपया हमारा भी लगा है। राहुल गांधी को या आपके कांग्रेसी नेताओं को तो बुलाया गया था, वे नहीं गए। बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम एक्चुअल में सनातनी है, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे कोई भी शंकराचार्य नहीं गए। और हिंदू धर्म और सनातन धर्म शंकराचार्यों के निर्देश में चलता है। आप हर चीज में मास्टर हो जाते हो। मोदी जी हर चीज में मास्टर है। वो चाहे वो विमान जब उड़ता है तो राडार वाली बात में वैज्ञानिक बन जाते हैं। धर्म का मामला आता है तो शंकराचार्य से बड़े हो जाते हैं। कांग्रेस ने शंकराचार्य की लाइन को फॉलो किया और शंकराचार्य के लाइन पे चले और सही हिंदुत्व का फैसला राहुल गांधी जी ने किया। सही हिंदुत्व का फैसला राहुल गांधी ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था है या जनता का जो मूड है राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से था, क्या उसका विरोध कर पाना और फिर इसके बाद उन्हें उस बात को इधर-किनार करते हुए क्या लगता नहीं कि जनता इन सब चीजों को देखती रहती है? जनता इस बार जागरूक हो गई। राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है कि राम मंदिर का विरोध नहीं था। अधूरे राम मंदिर में जो आप प्रपंच कर रहे थे, अधूरे राम मंदिर में आप प्रपंच कर रहे थे, उसका विरोध था। राम मंदिर तो जब पूर्ण हो जाएगा, जब शिखर बन जाएगा, उसका हिंदू धर्म के हिसाब से जब तक शिखर ध्वजा नहीं चढ़ेगी तब तक वो मंदिर में पूजा अवैध है। मैं तो नहीं बोलता, पंडित बोलते हैं भाई, और मैं उनको जो सुनूंगा जो उसके मास्टर हैं। आप मास्टर, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको ज्यादा अपने स्टूडियो के बारे में मालूम है, तो मैं आपसे पूछूंगा ना। तो हर चीज में मास्टर बनना बीजेपी छोड़ दे। बीजेपी मास्टर बनती है या मास्टर स्ट्रोक खेल जाती है? हाँ, अब देखिए सबसे बड़ी कांग्रेस में है कि कांग्रेस सच्चाई के साथ चलती है। इनके पास झूठ का पुलिंदा रहता है। और झूठ क्या है, जब तक सच्चाई उठती है ना तब तक झूठ पूरा घूम के आ जाता है। पर इस बार झूठ नहीं घूम पाएगा, इस बार झूठ को बैठा दिया जाएगा। तो लगातार इसके बाद भी जो है आप झूठ की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी लगातार चुन के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस से बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल सही है। इस बार जो परिवर्तन हुआ है, देखिए 100 वोट में सिर्फ इनको 38 मतलब 100 वोट में 38 वोट मिलते हैं, बाकी विपक्ष में बढ़ जाता था 62 वोट। इस बार 62 वोट बटेगा नहीं, इस बार एकजुट है और आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। अजय जी को मैं जोड़ूंगा इसके पहले एक सवाल आपसे और कि एकजुट होने की क्यों जरूरत पड़ गई? इतनी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, इसके बाद भी जो है क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन जैसी स्थिति आ गई है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो है। अजय जी, आपके कोई अगर सवाल हो? मैं सर आपके सवाल सुन रहा था ना, इनका जवाब भी। संजय जी, मेरे 3 सवाल हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम एक्चुअल सनातनी लोग हैं, बिल्कुल, मतलब शायद आप कांग्रेस को समाहित करके ऐसा कहें। हाँ, बिल्कुल। जिस दौरान अयोध्या में रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा था, उसी के 1-2 दिन आगे पीछे, अब ये तो आप मानेंगे कि पूरा देश उस वक्त राममय था। और उसी दौरान अपने यात्रा के बीच राहुल गांधी ने न सिर्फ मांसाहार का सेवन किया, बल्कि फोटो भी पोस्ट उनके फोटो और वीडियो को उन्होंने पोस्ट भी किया। ये है मेरा पहला सवाल कि इस पर आप क्या कहेंगे। दूसरा सवाल मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एक आदमी कांग्रेस के साथ है, केवल राम मंदिर के मुद्दे को ही आधार बनाकर उसका विरोध किए जाने को लेकर आपके बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता गौरव वल्लभ, उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के साथ साथ ही कृष्णन भी चले गए। प्रमोद कृष्णन भी चले गए। आपने कहा कि परिवार है, तो क्या वो परिवार के नहीं थे? और क्या सनातनी होने की यही परिभाषा है जो राहुल गांधी कर रहे हैं? पहली चीज का आपको जवाब दूंगा कि राम का जब पूरा राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो मांसाहार, आपने बताया कि मांसाहार उन्होंने किया, तो ऐसा कहीं वर्जित तो नहीं है हिंदू धर्म की। अगर कहीं कोई आयोजन कहीं हो रहा है तो मांसाहार नहीं होगा, या स्मृति ईरानी के उसमें होटल में बीफ नहीं बिकेगा, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ ना। स्मृति ईरानी के होटल में बीफ बिक रहा था ना उस समय। तो ये छोटे यही मैं बोला, ये छोटे मुद्दे भटकाने वाले हैं। मुर्गा, मटन, मछली, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, नफरत, ये सब भटकाने वाले मुद्दे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका?
गौरव वल्लभ देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चुनाव समय हर आदमी इधर उधर जाता है। और कांग्रेस तो जो भी कांग्रेस इधर से गया है सबको कांग्रेस ने सोने का जूता पहनाए थे। इनका काम था कीचड़ में कूदना है, कीचड़ में कूदे, क्योंकि जितना बड़ा लोकतंत्र कांग्रेस में रहा है वैसा लोकतंत्र तो इनके तो नड्डा जी जो है ये कब बन गए, कब उतर जाते हैं, कब तीसरा बन जाता है, कुछ नहीं होता। इनके अध्यक्ष कब बदल जाते हैं। हाँ, एक मिनट आपको बीच में रोकूंगा संजय जी। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस, आम जनता के बीच ये चर्चा है, भाजपा का लगातार आरोप भी लगते रहा है, मीडिया में ये बातें प्रमुखता से दिखाई जाती रही कि कांग्रेस का ऐसा कैसा लोकतंत्र कि सदियों से केवल गांधी परिवार के अध्यक्ष पद पर काबिज रहा है। बीते कुछ सालों को यह रिमोट की बात आती है, बीते कुछ सालों को छोड़कर नहीं। हमारे अध्यक्ष अगर आप गिनेंगे तो हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है जैसे अभी, है ना। मैंने कहा ना, बीते उससे पहले समय को छोड़, उससे पहले भी 30 या मेरे को अभी आंकड़े नहीं मालूम है, उससे पहले भी बहुत सारे अध्यक्ष जो कांग्रेस गांधी परिवार से भी थे वो बने थे। पर ये सिर्फ बोलना कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो ऐसा नहीं है। आप पहले आप देखिए कि कितने लोग उससे पहले बने थे, 25 से 26 लोग बने हुए। तो इनके यहाँ तो भाई मोदी जिसको बोले उठ वो उठता है, जिसको बोले बैठ वो बैठता है। एक सवाल और है मयंक सर, एक सवाल। हाँ, बिल्कुल। आपने कहा कि 62 पे कांग्रेस रहेगी या गठबंधन रहेगा। हाँ, मतलब हाँ, जो भी रहेगा। मैं 62 वोट मतलब हाँ 62% आपने कहा। हाँ। मेरा कहना यह है कि जब इतनी खिलाफत करनी ही है, जब जीत के प्रति कांग्रेस आश्वस्त भी है, तो फिर क्यों राहुल गांधी को अपनी पारंपरिक सीट छोड़नी पड़ी और क्यों प्रियंका गांधी ने चुनाव मैदान में उतरना ही वाजिब नहीं समझा? देखिए, अभी तो ये दूसरे चरण का चुनाव है ना, तो दूसरे चरण के चुनाव के बाद वहाँ का भी चुनाव हो नहीं रहा है, अमेठी या रायबरेली का भी चुनाव हो नहीं रहा है। आने वाले समय में परिस्थिति बदलेगा, प्रियंका गांधी हो सकता है वहां से लड़ेगी। अभी तो आप बोल नहीं सकते, तो भविष्य के गर्भ में है। इस सवाल को मैं रविंद्र सिंह जी तक जो है लेके जाना चाहूँगा। वायनाड की सीट राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ पर दूसरे चरण में वोटिंग है, हो गया आज। फिर इसके बाद जो है खबरें जो अब आ रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ बात सनातनी की चल रही थी, मैं उस पर ही आपको लेके जाऊंगा। इसके बाद ये भी खबर आ रही है कि प्रियंका जी जो हैं रायबरेली से मैदान में उतर सकती हैं। 1 तारीख के आसपास ये पर्चा भरेंगे दोनों भाई बहन। उसके पहले ये भी खबर है कि अयोध्या रामलला के दर्शन को जाएंगे। क्या आपको लगता नहीं कि ये वो मौका था कि पहले वायनाड की सीट जो है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी 65% है, वहाँ की सीट पर जो है पहले वोटिंग हो जाए, क्योंकि अगर पहले भर देते हैं और राम मंदिर के दर्शन करके आ जाते हैं तो वहाँ पे नाराजगी झेलनी पड़ेगी। ये स्थिति जो है, मैं आपसे एक कमेंट चाहूँगा, जिस तरीके से सनातन की बात की है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कांग्रेस वास्तविक सनातन है। अरे भैया, नवरात्रि के दिनों में नरेंद्र मोदी जी 9 दिन केवल नींबू पानी पी के चलते हैं, और भरे सावन में ना, सावन में जब क्या कहते हैं मांस मदिरा वर्जित है, नहीं मालूम कौन सी किताब की बात करते हैं, किताब में लिखा है नहीं किया, मटन बना रहे थे राहुल गांधी जी, कहाँ लालू प्रसाद यादव साहब, और मटन ही नहीं बना रहे थे, मटन को लेके अपनी बहन को प्रेम से देने भी गए जी। ये इनका सनातनी है। जब यहाँ नींबू पानी पी रहे हैं या मटन खा रहे हैं तो ये सनातन, इनको वास्तविक रूप से इनको मुबारक हो। मुझे तो समझ नहीं आता क्या सनातनी परंपरा की बात करते हैं। अब रही बात वायनाड की, इतना ही जब उनकी परंपरा की सीट थी, वर्षों से जीतते आ रहे हैं। हम तो 1952 के प्रथम आम चुनाव से देखते हैं जी। आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। सनातनी के विषय पर, हिंदू धर्म के विषय में लगातार राजनीति होती रही है, आगे भी होते रहेगी, लेकिन यहाँ पर यह भी सत्य है कि जिस दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चालू थी, उस दौरान स्मृति ईरानी के होटलों में लगातार बीफ परोसा जा रहा था। यह भी सत्य है कि आपके वरिष्ठ पूर्व स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से मीडिया को बयान दिया था कि कभी कभार ही सही, लेकिन मैं बीफ खाता।
उन्होंने, हम तो ये भी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को मछली का शोरबा पसंद था, उनका व्यक्तिगत था। मैंने कहा अभी वास्तविक सनातन जिस सब के सावन के समय में जब पूरा वर्जित रहता है तब क्यों, बाकी आपके खान पीन का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। आप सार्वजनिक रूप से मटन बना रहे हैं और सार्वजनिक रूप से मटन लेके मतलब सावन के महीने में दे रहे हैं, इस बात का मैं ये कर रहा हूँ। वो व्यक्तिगत कमरे में क्या खाता नहीं खाता उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। दूसरी बात, जैसा कि मतलब मयंक जी ने कहा वायनाड में, उनको वायनाड ही क्यों जाना पड़ा, अमेठी छोड़ के क्यों जाना पड़ा, उनकी तो परंपरागत सीट है भाई। राहुल गांधी, कांग्रेस एक समय ऐसा था कि कहीं से भी सीट दे दो जीत जाते थे, आज स्थिति क्यों बदली। स्मृति ईरानी ने उनको बुरी तरह भगाया, वायनाड जैसे सुरक्षित क्षेत्र में जाके क्यों बैठना पड़ा, हमको उसका कारण मालूम है। आपने खुद कहा है वहां कौन से वर्ग का बहुल है, उसके अलावा कहीं से जाके राहुल गांधी बता दें। रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी वो बात का विषय, उनकी माताश्री ने क्यों छोड़ा, राज्यसभा सांसद गई हैं। अरे ये तो 2 सीट में उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, आज 80 सीट है वहां। ये तो जमानत जब्त हो चुकी है इनकी पूरी जगह उत्तर प्रदेश में, क्या आज जाएंगे अमेठी में। और राहुल गांधी आए अमेठी, हम उनका स्वागत करते हैं, लोकतंत्र में वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ना भी चाहिए, अमेठी उनकी परंपरागत सीट है तो बिल्कुल उनको अपना दम दिखाना चाहिए, हम स्वागत करते हैं, हम किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। रही बात कि अभी बोल रहे थे छत्तीसगढ़ में महिलाओं का मतलब ये हुआ या मतलब हुआ, इनके कल किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। कारण क्या लिखा है मैं बताता हूँ कि राम मंदिर के उसके समय प्राण प्रतिष्ठा के समय कांग्रेस को जाने से रोकना हिंदू धर्म का अपमान है। धारा 370 का विरोध करना, ये एक भारतीय होने के नाते मुझे आघात पहुंचा। ये इनके कांग्रेस अध्यक्ष, अभी प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने कल इस्तीफा दिया, उसने कहा है। आप मुझे बताइए 370 का विरोध करने में इनको क्यों मजा आता है। 370 सालों से चला आ रहा था, क्या था वो, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था। अस्थायी क्या 70 साल तक चलता है, उससे कांग्रेस वहां शांति आ गई थी क्या कश्मीर में, हमने उसको परिवर्तन किया, इनको क्या तकलीफ है। इनके राहुल गांधी कहते हैं हम 370 को वापस ले आएंगे। और क्या कहते हैं ये बताइए, किसानों के 3 बिलों का आपने प्रैक्टिकल होने नहीं दिया, हमने तो किसानों के हित के लिए वापस कर दिया और बड़ा गर्व करके बोलते हैं कि 2100 रुपया क्या कहते हैं हमने दिया। मैं कहता हूं आपका कितना था, 50 रुपया 60 रुपया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय क्या कहते हैं एमएसपी में वृद्धि होती थी। वो तो देश के इतिहास में पहली बार रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपये बढ़ाया। आप 400 रुपये देते थे, 2500 रुपये देकर और आप उसका वो लेते हैं। 2100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 400 रुपये आप देते थे। और किस उपलब्धि की बात करते हैं, यही आपकी नकारात्मक उपलब्धि के कारण आप छत्तीसगढ़ से बाहर हुए। और महिलाओं की बात करने वाले लोग, आप बताएंगे आपने महिलाओं को शराब क्या कहते बंदी का कहा था। भूपेश बघेल जी बार बार बोलते थे, यहां तक वो कहते थे कि शराब बंदी ऐसा है कि महिलाएं पुरुष को घर में मत घुसने दे। अरे आपके घोषणा पत्र में था, आपने महिलाओं का अपमान किया और आप महिलाओं को कहते हैं कि घर में घुसने मत देना, पुरुष दारू पी गया। ये आपकी नीति थी, इसलिए आप हारे हो। और अभी भी मैं कह रहा हूं दावे से, हम 400 का जो घोषणा किए ना, हम अपने कार्यों से किए। 13 करोड़ लोगों को हमने क्या कहते हैं उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिया है। आपको बताऊं, आपके कांग्रेस की सरकार के समय सिलेंडर लेने के लिए विधायक और सांसदों की अनुशंसा पत्र लगता था, तब मिलता था सिलेंडर। और ये मोदी जी की सरकार है कि क्या कहते हैं 13 करोड़ लोगों को हमने सिलेंडर और गैस दिया फ्री ऑफ कास्ट। भराना नहीं भराना बात का विषय, आप मुझे बता दीजिए। टेलीफोन लेने के लिए आपके विधायकों के और सांसदों की अनुशंसा लगती थी। हम 2047 के विकसित भारत का सपना देखते हैं और आप मिडाइवल भारत में जाते हैं, मुगलिया कालीन में जाते हैं। आपका घोषणा पत्र बताओ, आपने कहा है सारे संपत्ति की सर्वे होगी। क्यों करेंगे संपत्ति का सर्वे आप? इंदिरा गांधी ने 1978 में बंद कर दिया था, आप ही की सरकार ने क्यों बंद कर दिया था कि आर्थिक उपार्जन जिसकी जितनी क्षमता होगा। आज आप मेरी प्रॉपर्टी का आप ही करेंगे, सर्वे करेंगे और पूर्ण रूप से समान वितरण करेंगे। आप लोगों को काम करने से रोकना चाहते हैं, ये आपका विजन है घोषणा पत्र में। आपके घोषणा पत्र में आपने कहा क्या, अल्पसंख्यकों को पोशाक पहनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। कहां हम इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं और अजय जी का सवाल, 1 मिनट अजय जी का सवाल लेंगे, उसके पहले 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा भाजपा किसान हित की बात करती है, बिल्कुल। केंद्र से मैं सीधे राजनांदगांव लोकसभा में आता हूं। मौजूदा समय में जो आपके सांसद प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी, इन्होंने अपने भाषण के दौरान किसानों को खालिस्तानियों का दर्जा दे दिया था। एकदम राइट बात बोले, किसानों को नहीं दिए,
उस आंदोलन में सम्मिलित कुछ लोगों को खालिस्तानियों का दर्जा दिए। आप देख लीजिए उस समय का वीडियो, किसान कैसे पंजाब से जो किसान आए उन्होंने खालिस्तान को क्या पूरे किसानों को हमने कह दिया। लेकिन रविंद्र जी, वीडियो में कुछ लोगों का तो उल्लेख नहीं था। बिल्कुल था, उन्होंने कहा पूरे किसानों के लिए। देखिए कितना अंतर होता है सोच का और नीति का। मैं कह रहा हूँ, हमने 3 किसान जो कानून लाए थे आपने लागू होने से रोका। हमने भी कहा चलिए ठीक है, यदि किसान इतने विरोध में तो हम रोकते हैं, उसका एक बार इम्प्लीमेंट तो होने देना था। फिर भी किसानों के मतलब हित के लिए हमने रोका, उनकी इच्छा थी। लेकिन संतोष पांडे जी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से सारे किसानों को उन्होंने नहीं कहा। यदि उसमें सम्मिलित हैं, खालिस्तान के झंडे फहराए जाएंगे तो निश्चित रूप से बोलेंगे कि ये प्रायोजित है, ये पूरी तरह किसानों का नहीं है। कितने लोग आए बताइए मुझे। उसके बाद क्या हुआ उस किसान आंदोलन का? केवल पंजाब से और चंडीगढ़ से जब उस समय कांग्रेस की सरकार थे, भेज के आप बोल देंगे मतलब किसान आंदोलन है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। संतोष पांडे जी ने कभी नहीं कहा। और दूसरी बड़ी बात, आप बोल रहे हैं आज दूसरे चरण का मतदान है छत्तीसगढ़ में, 3 सीट थी ना। राजनांदगांव में संतोष पांडे जी 1.25 लाख वोटों से जीते थे, 1,11,000 से। धनेन्द्र साहू 90,000 वोटों से हारे थे और उनके कांग्रेस के जो थे 7,000 वोटों से हारे थे। मतलब इस 3 सीट में आप देखिए सबसे ज्यादा मतों से किसने जीता? संतोष पांडे ने जीता हुआ। मैं पढ़ रहा था डीपीआर की रिपोर्ट, पूरे देश में यदि स्थानीय मुद्दों को सबसे ज्यादा प्रमुखता से किसी ने उभारा है तो संतोष पांडे ने उभारा है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इनके कांग्रेस के सांसद देवराज सिंह का एक ठो लोकसभा में प्रश्न है, एक प्रश्न है। सारे स्थानीय मुद्दों को यदि किसी ने उठाया है तो संतोष पांडे ने उठाया। मैं अभी डिबेट छोड़कर चल दूंगा यदि बता दें 5 प्रश्न भी कांग्रेस के पूरे सांसदों ने आज तक राजनांदगांव के लिए उठाया हो तो, और एक सत्र में संतोष पांडे जी ने कम से कम 17 प्रश्न उठाए। अभी रिकॉर्ड दिखा दूंगा मैं, चलिए। बड़ा आरोप है, 100% आरोप नहीं, ये प्रमाणित तथ्य है। देवराज सिंह एक मामला उठाए थे, वो भी खैरागढ़ के टोल प्लाजा का, और उसके बाद बताइए शिवेंद्र बहादुर ने कितना उठाया, और मैं बताता हूँ संतोष पांडे कितना उठाया। आप जवाब लेते हैं? लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लगातार आप सुन रहे हैं जिस तरीके की बायनट सीट की भी बात हुई, किसानों की भी बात हुई, महिलाओं की भी बात हुई। यही चीज जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की देखी गई है इन चुनावों में। जिस विषय पर जो आक्रमण होता है यही राष्ट्रीय से लेकर लोकल तक के मुद्दे हैं। क्या जवाब आपके पास? नहीं, वायनाड सीट की जहाँ तक बात है, हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं से भी लड़ सकता है। मोदी जी जब लड़े थे पहले बार बनारस से तो भी 2 सीट पे, गुजरात की 1 सीट से लड़े थे, यहाँ से लड़े थे। उनसे तो क्वेश्चन कांग्रेस ने पूछा कि आप वहां से क्यों लड़ रहे हो, यहाँ से क्यों लड़ रहे हो, किस सीट? बिल्कुल पूछे हैं प्रश्न, कांग्रेस ने पूछा है वाराणसी से उनके लड़ने पे प्रश्न। आप गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं, बीच में नहीं बोल रहे आप, इसलिए बोल रहे हैं। आप मेरा विरोध करिए, बिल्कुल नहीं। आप जवाब दीजिए, मैंने क्या गलत बोला आप मुझे बताइए, मैंने क्या गलत बोला आप बताइए उसको। प्रधानमंत्री भी 2 जगह चुनाव लड़े, कभी नहीं बोले क्या आज जो आप क्वेश्चन उठा रहे हो कि वायनाड से क्यों लड़ रहे हो? अरे आप डिसाइड करोगे क्या? बीजेपी डिसाइड करेगी क्या? पार्टी का जैसा मन होगा वैसा करेगी पार्टी की अपनी लोकतंत्र, पार्टी की अपनी लोकतंत्र व्यवस्था है। जिसको जहां टिकट मिलता है वो लड़ता है। भूपेश बघेल को राजनांदगांव से मिला, राजनांदगांव से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को वायनाड से मिला, और उसके बाद अगर हो सकता है भी अमेठी के चुनाव जैसे आपने बोला कि हो सकता है अमेठी से लड़े, तो इसमें आप डिसाइडिंग पर्सन नहीं हो कि कौन आदमी कहां से चुनाव लड़ेगा। और जहां तक क्वेश्चन उठाने की बात है, कांग्रेस के समय में कांग्रेस को क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना मनमोहन सिंह की सरकार इतना देती थी कि किसी को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आप क्वेश्चन करते हो। आप रेलवे की स्थिति देखो, अरे संतोष पांडे जी को तो बोलना चाहिए, रोज लोकल ट्रेन आपकी कैंसिल होती है। कल भी हुई थी, 14 ट्रेनें कल कैंसिल हुई है। ये लोकल ट्रेन जो कैंसिल कर रहे हैं, और क्वेश्चन आप बोलते क्वेश्चन नहीं करते। अरे क्वेश्चन करने की आप जरूरत पड़ रही है, इसलिए आप क्वेश्चन कर रहे हो कि राजनांदगांव की स्थिति इतनी खराब होते जा रही है। आप एक चीज बताइए, आप बहुत हंस के मुस्कुरा के आपने सब बात बोल दी। जो ट्रेन रोज कैंसिल हो रही है, सोच रहे हैं आपको कैसी क्या स्थिति बनती है इसमें। एक 15,000 रुपया कमाने वाला आदमी 150 रुपया जाना और 150 रुपया आना प्लस वहां का खर्चा वो कैसे करता होगा? पहले कांग्रेस के समय में एमएसटी पास बना करता था, जिससे सब आदमी को गरीब, कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों का काम की। ये तो अडानी के हैं, ये अंबानी के हैं, ये उनके हिसाब से नीति बनाते हैं।
ये ट्रेन, जब आप ट्रेन कैंसिल होती तो आप एक मिनट जवाब लेंगे ना, ट्रेन को लेकर क्या क्या जवाब है आपका? फिर वही कि ब्रॉडगेज का काम चल रहा है, नई पटरियां बन रही हैं, चौथी लाइन बन रही है। जवाब भी लेंगे आपसे, और ट्रेन से जुड़ा एक सवाल भी है। जी, जवाब पहले जवाब मैं 2 जवाब दूंगा इनका। हाँ जी, ट्रेन से भी दूंगा और अडानी के बारे में भी बोलूंगा। हाँ जी। अभी कुछ समय पहले ना जितना अडानी करते हैं, वो राहुल गांधी उनके घर में चाय पीने गए थे, कर्नाटक गए थे। क्या फिर इतना ही विरोध करते हैं, उसके घर में क्यों जाते क्या होता है भाई? हैं? फिर क्या तकलीफ है आपको? चाय पीने फिर क्यों जाते हैं? अडानी की बात करते हैं तो आप उसके घर में क्यों जाते हैं? यही मैं कह रहा हूँ, आप मुद्दे की बात करिए, आप व्यक्तिगत क्या होते हैं? कोई चाय पीने नहीं आता, आप अडानी के नीतियों का विरोध करते हो और उसके घर में चाय पीने जाते हो। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भाजपा का नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, अब सुनिए, अब आप सुनिए, मैं आपको ट्रेन का जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। डोंगरगढ़ से कटघोरा रेलवे लाइन की घोषणा हुई। आजादी के बाद राजनांदगांव में पहली बार डोंगरगढ़ बिलासपुर तक रेलवे लाइन की घोषणा हुई, जो खैरागढ़, छुईखदान, मुंगेली, पंडरिया, कंवरदा होते जाता। कभी नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 6000 करोड़ रुपए दिया और छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन निगम का गठन किया। भूपेश बघेल जी धर के रखे रहे पैसा, सुन लीजिए। और अभी पहले कैसी बात करते हैं आप? मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे कहाँ लगा, फिर आप झूठ बोलना बैठे हैं तो फिर नहीं होगा, बस ऐसा नहीं होगा। मैं रिकॉर्ड से बता रहा हूँ आपको, आप झूठ बोलेंगे, आपके पास तथ्य नहीं है। मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। आप इनको पहले, अरे जब आप रेलवे के बारे में बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आपको आईना दिखाया तो तकलीफ होने लगी। अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, सरकार आने के बाद ही पहली बार 300 करोड़ रुपए हमने दे दिया है। ये क्यों 5 साल तक नहीं दिए? अरे हमारे है आपके रिकॉर्ड उठा के देखिए। आप झूठ बोलेंगे, आप तथ्यों को नकार रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब दे नहीं सकते, आप मेरी बात नहीं कर। अरे मैं सत्य बोल रहा हूँ, सच्चाई है। 300 करोड़ आप बताइए अजय जी, 300 करोड़ दिए कि नहीं दिए इस बजट में? बताइए। तो करवाना था ना, तो 2 दिन में हो जाएगा? भूपेश बघेल 5 साल रोक के रखा रहा, कुछ नहीं किया। राजनांदगांव की जनता इसी का बदला लेगी। कोयला भी क्या, आप कोल का घोटाला किए, आपके लोग जेल गए, आप उसकी बात करोगे? अरे कोल घोटाला आपका रहा है, प्रमाणित रहा है, आपके लोग जेल गए हैं, राजा गया है जेल। इस बीच एक सवाल रेल पे ही हूँ, मैं रेल पे ही हूँ। रविंद्र जी, सारी ट्रेनें पूरी जितनी भी हैं वो सब कैंसिल होते जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। एकमात्र ट्रेन है जो वंदे भारत जो है, कांग्रेस का भी आरोप है और जनता की गुजारिश भी है, दूसरी ट्रेनें जो है नहीं चल पा रही हैं, सही समय पर नहीं आ पा रही हैं, लगातार कैंसिल हो रही हैं। लेकिन कोयले वाली जो ट्रेन है लगातार चल रही है, लोग परेशान है। कांग्रेस कहती है कि सिर्फ जो है वंदे भारत को रोक। फिर मैं वही बात करूंगा, कुछ दिन पहले भी मैं इस चैनल में आया था और एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमेशा कांग्रेस के समय भी पैसेंजर ट्रेनें जो होती है, यात्री ट्रेनें घाटे में रहती है, उसकी पूर्ति करती है जो मालवाहक ट्रेनें होती है। एक दिन का क्या कहते हैं देश में वो बचा हुआ था कोयला, और कोयले से क्या कहते हैं बिजली का उत्पादन होता है। इसलिए कोल ट्रेनें चलनी जरूरी है, यदि नहीं होगा तो बिजली बंद हो जाएगी। इसलिए उसको प्राथमिकता पे लिया हमने, और प्राथमिकता पे अभी से नहीं, वर्षों से। अब मुझे बोलने देंगे आप? अब बोलेंगे भी नहीं, आप बोलने भी नहीं देंगे। कोई कोयला कम नहीं किया। आप कहाँ का कोयला कम किया? आपने अडानी जी को दिया है। आपके गुजरात के, आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री का फोन आया, भूपेश बघेल के पास लेटर आया, किस बात का? झूठ बोल रहे हैं आप बोलने नहीं देंगे। इनके पास तथ्य है नहीं, ये बोलने देंगे नहीं, मैं जानता हूँ, सीधी सी बात है। एक सवाल अजय जी से। एक सवाल, मेरे 2 सवाल हैं, एक स्थानीय मुद्दे को लेकर है और एक आपके रेल को लेकर है। जैसा कि आपने कहा कि कोल की गाड़ियों को चलाना ज्यादा आवश्यक है, आपने कहा देश में 1 दिन का कोयला बचा हुआ था, ठीक है। ये 1 दिन के जो कोयले वाली बात है, ये लगभग 2019 की है। मैं जवाब दूंगा ना। 2019 के आसपास की बात है। तो क्या तब से लेकर अब तक कोयले का इतना शॉर्टेज है कि सिर्फ कोयले की ही गाड़ियों को चलाया जाना आवश्यक है? ये मेरा पहला। ट्रेनें अभी भी कैंसिल हैं। ट्रेनें अभी भी कैंसिल है, आम जनता परेशान है। हमने इंडिया टाउन न्यूज में पिछले 1 महीने के भीतर लगातार एपिसोड चलाया है कि ट्रेनों के वजह से यात्री परेशान है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि पिछले 5 साल संतोष पांडे जी भाजपा के सांसद रहे, उसके 5 साल पूर्व अभिषेक सिंह जी सांसद रहे, उसके पूर्व 5 साल मधुसूदन रहे। बीते कुछ समय से राजनांदगांव के लोकल की बात करें, लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो बीते कुछ समय से
तुलसीपुर मोतीपुर का जो रेलवे फाटक है वो बंद है, वहाँ का व्यवसाय ठप हुआ पड़ा है। लगातार सांसद जी से रिक्वेस्ट किया गया, निवेदन किया गया, इसके लिए उन्होंने क्या किया। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, ममता नगर का जो अंडर ब्रिज है उसकी डॉक्टर रमन सिंह जी ने मौजूदा उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने उद्घाटन किया था। वो उसकी लंबाई इतनी ज्यादा क्यों की गई कि वहां का पूरा व्यवसाय ठप हो गया? क्या भाजपा के जनप्रतिनिधि जो सत्ता में थे, जो पावर में थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे छोटे छोटे श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए? जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए कि मोदी सरकार तो एक विजन लेके चल रही है, जितना भी जो रेलवे फाटक है उसको बंद करें, यहाँ तक कि जंगल में भी ना, और जहाँ पर रेलवे फाटक है उसके स्थान पर हम अंडर ब्रिज बनाएं। और दूसरा, एक अंडर ब्रिज और दूसरे अंडर ब्रिज के बीच या रेलवे फाटक के बीच एक निश्चित दूरी होती है, पैमाना है उसका। अब हमने मोतीपुर को बंद किया तो उससे बड़ा सौगात दिया रेलवे अंडर ब्रिज का, ये वाला कौन सा, जो आपका ममता नगर वाला। ठीक, सुनते जाइए। एक मिनट, मतलब आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि तुलसीपुर के जो पूरे व्यवसायिक लोग हैं वो अंडर पूरा उधर से घूम के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज बताएं, वहीं पर अंडर ब्रिज जब ममता नगर का बना हुआ है, उसके पहले मोतीपुर में कितना जाम लगता था? लगता था। आज कितने गांवों को जुड़ा हुआ है? 40 गांव, 40 गांव जुड़ा है उस रेलवे अंडर ब्रिज से। रोकना चाह रहा हूं, बिल्कुल। आपने जाम की बात कही, ममता नगर अंडर ब्रिज में 500 मीटर की दूरी शाम को तय करने में तकरीबन 35 मिनट आराम से लगता है। ठीक बात बोल रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे रायपुर से लेके राजनांदगांव भी बहुत जगह है, जब एक पीक पॉइंट होता है उस समय जाम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन उपलब्धियों को नकार दिया जाए। दूसरी बात, कहाँ पर अभी क्या कहते हैं, रेलवे वहाँ पर भी बन रहा है, क्या कहते हैं अपना वो चिखली वाला जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज का काम चालू है। उसके अलावा गौरी नगर में भी है और गौरी नगर में भी बन रहा है। ये बताइए ये कब से बन रहा है? कब से बन रहा है? मोदी सरकार आने से। उसके पहले कांग्रेस सरकार सोए बैठे रहती थी। 70 साल से कभी बना ममता नगर अंडर ब्रिज? कभी बना क्या कहते हैं वो वाला चिखली वाला? कभी वो बना गौरी नगर का? जवाब लेते हैं, संजय जी से जवाब लेते हैं। संजय जी, बड़ा आरोप है 70 सालों में कांग्रेस ने अंडर ब्रिज क्यों नहीं बनवाया? ठीक है, जो सरकार आती है छोट-मोट जो काम है वो तो कर ही रही है बीजेपी। बड़े काम तो कांग्रेस के समय हुआ। ठीक है, जो सरकार 10 साल से आई, एक अंडर ब्रिज अगर नहीं बना पा रही है तो उससे निष्क्रिय सरकार तो हो नहीं सकती। 70 साल खुद नहीं बनाना है और 10 साल में निष्क्रिय करना, 3 आपके सामने बन रहे हैं, उसके बाद भी निष्क्रियता का बोलते हैं तो आपकी बुद्धि पे तरस आती है मुझे। वो कांग्रेस का बनाया हुआ। अब ये तो गलत बात हो गया। जिस स्कूल में अब ये तो गलत बात हो गया कि क्या हुआ क्या नहीं हो गया, बताओ। बनाया हुआ जो अंतरिक्ष में जो यान जा रहा है वो कांग्रेस का। अरे आप ये तो कुछ बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। 70 साल रह के आप बोलोगे ऐसा तो ये तो क्या हो गया? अब आप बोलोगे 70 साल में यार अगर आप एक कोई काम कर दिए हो कि 4 फीट का गड्ढा खोद दिया, कांग्रेस क्यों नहीं खोदी 4 फीट का गड्ढा? ये कौन सा आरोप है? ये कोई आरोप नहीं है 4 फीट का गड्ढा का। मैं आपके सामने 3 चीज की बात कर रहा हूँ, आप उसका बताइए। इतना काम किया तो राजनांदगांव को क्यों भुगता है उस चीज से? 10 साल में आपको बताता हूँ मैं उदाहरण, आपको एक नहीं 4 बिल्कुल, इसीलिए जीतेंगे, इसीलिए आप हारेंगे। आप 70 सालों के आप कुछ नहीं है, पुरानी बात कर, आपके पास न तथ्य है न आपके पास लॉजिक है। किसी चीज को नहीं नकारती। हम तो आपके जो उपलब्धि हम बोल रहे हैं ना, अच्छा काम है। आप 10 साल में चलो कुछ तो काम किए, पर कुछ तो काम क्या? 10 साल में जो काम हुआ है ना वो 70 साल कहीं नहीं लगता है। बिहारी वाजपेयी ने भी लोकसभा में बोला था कि अगर आप क्या कहते हैं इस कार्यों को अगर आप नकारते हैं तो उन सारे लोगों को नकारते हैं जो इन कामों को किए हैं, वो चाहे मजदूर हो, चाहे वो अधिकारी हो। चाह रहे हैं भैया, कौन सा तर्क दे रहे हैं? सही तर्क क्या तर्क दे रहे हैं आप बताइए? आपने क्यों नहीं बनाया 70 साल में और हम 10 साल में बना रहे हैं? आप बताइए 70 साल में आपने क्यों नहीं बनाया? हम 10 साल में बना दिए तो आपको तकलीफ हो गई कि काम छोटा छोटा, ये छोटा छोटा काम था तो आपने क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं किए 10 साल में काम को? पर्टिकुलर काम बताओ। काम हो रहा है तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अभी स्थानीय मुद्दों पे चर्चा चल रही है, मैं गिना रहा हूँ आपको कि हमने बनाया। आप 70 साल में नहीं दिखा आपको। और वहाँ भी आप ना बेरोजगारों को ही पैदा कर रहे हैं अंडर ब्रिज बना के। फिर वही बेरोजगारी, वहाँ के जो क्या कहते हैं, बताओ 40 गांव जुड़ रहे हैं, 40 गांव राजनांदगांव आने लगे और आप बेरोजगारी पे आ गए। पूरा बेरोजगार कर दिया रेलवे को। अजय जी जवाब लेंगे, उसके पहले स्थानीय मुद्दों पर आए। बिल्कुल आइए। स्थानीय मुद्दों पर जो है मेरे से बेहतर अजय जी जो है सुबह से चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल
आप इनके जो सवाल हैं अभी भी उसका जवाब आया नहीं है। कौन सा? अजय जी बताइए कौन सा जवाब नहीं दिया? अभी भी ये जो ब्रिज वाली जो बात है वो अधूरी है। वो अधूरी है। कौन सा ब्रिज? ये आपका जो ममता नगर वाला तुलसीपुर देखिए क्या है, दोनों का दोनों, जो तुलसीपुर हो ममता नगर का हो, सीधी सी बात है। इन्होंने कहा शाम को 5 बजे भीड़ लग जाती है, इतना जाम हो जाता है। पब्लिक वाला एरिया है, जो समय लगता है वो लगेगा और तय समय है उसका, उस तय समय में पूरा होगा। रविंद्र जी, उससे पहले मेरा एक सवाल और था कि तुलसीपुर का जो फाटक बंद है उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होने को हैं? देखिए तुलसीपुर का जो फाटक बंद है उसके प्रशासनिक कारण है और कलेक्टर ने बंद कराया था। हमने तो विरोध भी किया था उस समय, लेकिन क्या होता है मैंने पहले ही कहा। मैं वहीं आना चाहता हूँ। आपने उस समय विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था भूपेश सरकार के जब कांग्रेस की सरकार था, लेकिन क्या वो विरोध सरकार बदलने के बाद हवा में गायब हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है। 3 महीने की सरकार है, ये तो 5 साल में ना स्टेडियम नहीं बना सके थे। हमको 3 महीना हुआ है, उसमें भी तो आचार संहिता 1.5 महीना 3 महीने के हुआ। आप इंतजार करिए, बिल्कुल इंतजार करिए। जनता से जुड़े प्रत्येक मामलों पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जुड़े ही एक मुद्दे पे बिल्कुल जनता से जुड़ा एक मुद्दा है स्वास्थ्य का। जनता से जुड़ा एक मुद्दा है स्वास्थ्य का। ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं और आपसे भी। बिल्कुल 5 साल आपके कांग्रेस की सरकार रही, पिछले 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विरोध दर्ज किया बीते 5 साल। लेकिन अब जब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो नए डॉक्टर तो वहां नहीं आए, लेकिन जो पुराने डॉक्टर थे वो भी इस्तीफा देके जा चुके। इसका बढ़िया अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न ये हो गया पहला। दूसरा, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में निजी चिकित्सालयों के दलाल 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। हमने एक स्टिंग भी जारी किया था। कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं, तमाम खबरें आ चुकी हैं कि निजी अस्पतालों से सांठ-गांठ करके सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से मरीज रिफर किए जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मरीजों को इस चीज से बचाने की कोई व्यवस्था बनेगी या नहीं बन पाएगी? अजय जी एकदम बढ़िया आपने प्रश्न उठाया है मेडिकल कॉलेज का। पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान होगा, अमेठी और रायबरेली जैसे लोकसभा क्षेत्र में ना आज भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, और छत्तीसगढ़ के दुर्गम एरिया में यदि मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उपलब्धि है भाजपा की। अब रही बात, आप जो कह रहे हैं कि यदि निजी मेडिकल से रिफर किया जाता है। रविंद्र जी, मेरा जो पहले का सवाल था उसका जवाब आपने गलत दिया। नहीं, मैंने एक चीज उपलब्धि को गिनाया पहले मेडिकल कॉलेज के लिए। रायबरेली और अमेठी नहीं जाना चाहता। मेरा सीधा सा एक सवाल है कि जिस विषय को लेकर कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा विरोध में मैं जवाब में आ रहा हूं। 3 महीने 4 महीने की भाजपा सरकार में उन व्यवस्थाओं को जो कि अति आवश्यक बिल्कुल उन्हें क्यों नहीं सुना? अजय जी एक चीज बता रहा हूं आपको। पहले तो आपने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजेस से रिफर कर दिया जाता है, 100% बंद हो जाएगा। ऐसी दलालों को ना हम जूता मार के भी बंद करेंगे। मैं आपके चैनल में बैठ के कह रहा हूँ। आचार संहिता समाप्त होने दीजिए, उसकी व्यवस्था हम बहुत अच्छा कर देंगे। मैंने मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि इसलिए बताया, जो सपने की बात थी वो सपना राजनादम पूरा हुआ ना। आज आप बात कर रहे हैं ना इसका, यदि वो मेडिकल कॉलेज ही नहीं होता तो नहीं होता। तो मैंने कहा कि वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, वहाँ जितनी सुविधाओं की कमी है वो पूरी सुविधाओं को पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा का क्षेत्र है, ये मेडिकल कॉलेज अपने सर्व सुविधाओं से युक्त होगा और पूरे छत्तीसगढ़ में एक नए आयाम को स्थापित करेगा। ये आपके चैनल में बैठ के मैं कह रहा हूँ। चलिए, इसी से जुड़ा, स्वास्थ्य सुविधाओं से ही जुड़ा एक और सवाल है। आपने कहा कि सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी मेडिकल का। परसों, ये आप इंडिया टाउन के नियमित दर्शक हैं, परसों आपने देखा होगा हमारी ग्राउंड रिपोर्टर मानसी का एक कवरेज था जिसमें अस्पताल में कूलर बिना पानी के चल रहे हैं, लिफ्ट खराब है, ठीक है? बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में डीन के कमरे में, जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के कमरे में सारे जिम्मेदारों के चेंबर पे ताला लटका हुआ था। लोग टेस्ट के लिए बाहर जाने को मजबूर थे। क्या ये सब आचार संहिता का ही इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही सुधरेंगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे हैं। और टॉप एंड टाउन को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई भी देता हूं कि इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। इस तरह का मुद्दा सामने आया, आपने खुद स्वीकार किया कि 2 दिन पहले आया है, इंतजार कर लीजिए। आज दूसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ, बहुत जल्दी व्यवस्था में सुधर जाएगी। एक बात आपका जो मैं जवाब देना भूल गया था, आपने कहा डॉक्टरों का मामला। पूरे देश में डॉक्टर की मामले इतने हैं, 1 लाख में देश में, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा 1 डॉक्टर है। और डॉक्टर कौन बनाता है? आईएमए बनाता है, भाजपा नहीं बनाती, कांग्रेस नहीं बनाती। हम मेडिकल कॉलेज जितना खोल रहे हैं ना, उसी से डॉक्टरों की उत्पत्ति होगी। और अभी हमने लगातार मेडिकल कॉलेज खोला है, तो डॉक्टरों की कमी भी जो है ना भाजपा शासनकाल में दूर होगा। क्योंकि जितना मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 साल में खुला है, कभी कांग्रेस के 70 साल में 7 नहीं खुले होंगे। तो उसकी भी कमी दूर हो जाएगी। ये मानव संसाधन का मामला है, ये मशीन का मामला नहीं कि मैं फैक्ट्री में स्थापित करके दे दूं। 5 साल 7 साल की पढ़ाई होती है, उसका डॉक्टर निकलता है, डॉक्टर की कमी भी निश्चित रूप से दूर होगी। ये राजनांदगांव का, ये छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला था। अब इस मामले को भी हम दूर कर रहे हैं। फिलहाल आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल सारे सवालों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल आश्वासन है और आचार संहिता खत्म होने का इंतजार है। मैं आऊंगा संजय जी आपके पास। शराबबंदी करने की कसम खाई थी कांग्रेस ने, गंगाजल हाथ में लेकर। उसके बाद शराबबंदी 5 साल नहीं की गई। आपके एक वरिष्ठ आबकारी मंत्री लखमा जी ने तो खुलकर शराब के जाम भी छल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर आपने गंगा जल की कसम खाने के बाद भी आप इस वादे से क्यों मुकर गए, या फिर शराब का राजस्व इतना बड़ा है कि कांग्रेस सरकार को मुकरना पड़ेगा? देखिए, शराब का मुद्दा ऐसा है कि मैं शराब कर आपके पास भी आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शराब का मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस ने चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बात कही थी और चरणबद्ध तरीके से बंद कुछ हुआ भी। कहाँ हुआ मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, पर कुछ चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बात बंद तो संजय जी कहीं नहीं हुआ है। रेगुलर और राजनांदगांव में ऑनलाइन बिका, गाड़ी में बिक रहा था। नेताओं के नाम जरूर सामने आए हैं, वो तो है ना? कोर्ट से शायद क्लियर। हाँ, वही लेकिन बंद कहीं नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ आपका पिछला 15 साल नहीं, अभी अपन 5 साल की बात कर रहे थे अजय जी का। और ये अभी आपका ये जो कार्यकाल अजय जी का सवाल जो है, अजय जी आप राजस्व को आपको कहाँ चाहिए राजस्व? अजय जी का जो सवाल है इन 5 सालों के लिए, 5 सालों इन 5 सालों में देखिए बीजेपी को कहीं कोई हड़बड़ी नहीं थी। आधे साल पहले शराब का रेट बढ़ा, इनको राजस्व चाहिए। ये क्या ठीक है ना? तो आप तो बंद करना चाह रहे थे। बंधन में पैसा दे के इधर से पैसा ले रहे हैं। काहे कि आपको मालूम होगा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। संजय जी, अगर बंद कर दी जाती तो फिर दाम कहाँ से बढ़ते? अगर शराब बैन हो जाती, जो आपकी घोषणा थी जिस तरीके से, अगर बंद हो जाती तो बीजेपी के पास मौका ही नहीं था उसको बढ़ाने का। उसकी समीक्षा किए ना, कांग्रेस के समय में उसकी समीक्षा हुई। 5 साल लग गए। उसमें लोग बिहार गए। बिहार में क्या हो रहा है आज? बिहार में आज शराबबंदी है और घर घर में शराब मिल रही है। ठीक है। उसमें लोग जहरीली शराब पी के मर जा रहे हैं। उसमें राजस्व का अलग नुकसान हो रहा है, शराब वैसे ही बट रही है। तो यही सब मतलब अपने शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं था कि हम शराबबंदी अगर कर देंगे तो इसको रुकवा पाएंगे। क्यों? गुजरात में आप नहीं, मैं अपने प्रदेश की और आपके कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो व्यसन और जो नशे वाली चीज होती है वो कहीं ना कहीं से आदमी को उपलब्ध करा लेता है, जो जिसको उसकी लत रहती है। अब तो मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के पास बहुत अच्छा मौका था, आते साथ पहली घोषणा करना था कि देश में शराब बंद हो जाए। शराब को एक मिनट, शराब को लेकर संजय रविंद्र जी मैं आपके पास आता हूँ। भाजपा का निरंतर लगातार हर कार्यक्रमों में, हर डिबेट में एक आरोप रहता है कि कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसम खाई। मतलब इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शराबबंदी हो। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जो निजी ठेके होते थे उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही अपने हाथों में लेके उसका सरकारीकरण किया। तो चखना का भी खोल रहे हैं। दूसरी, मैं उसी पे आ रहा था। दूसरी बात, अभी बीते कुछ दिनों पहले हमने भी वो खबर दिखाई। हाँ, 2 दिन पहले जो है दिखाई है पहले की चखना महिलाएं विरोध भी कर रही हैं उसको। महिला